कैसे कैसे हुआ? किस तरह का नालायक दोस्त है तू? तो हीरे थोड़ा पर्दा को ठीक से लगा दे तो। चलो हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे छोटू? हिंदी में बोल तो। पदार्थ को द्रव्य ही बोलते, तेरे को पता नहीं होगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहली बार हिंदी और इंग्लिश में पूरा लिख रहा हूं। पदार्थों के गुणधर्म एंड इट इज कॉल्ड GPM। मैंने टॉपिक आपको बता दिए थे कौन कौन से पढ़ना है। पहला, सॉलिड के लिए किसी भी मटेरियल, याद रखो मटेरियल का मतलब मटेरियल किससे मिलके बना हुआ है। कण को क्या बोलते हैं? तो फिर वैसे मॉलिक्यूल बोलना। एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, जितने भी टॉपिक आप यहां पढ़ोगे वो सब मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कंडीशन, ये देख लो। सबसे पहले फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और अट्रैक्टिव फोर्स का साइन बोल पॉजिटिव, और रिपल्सिव का गधे कहीं के प्लस इंटू प्लस प्लस होता है रिपल्सिव, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है। प्लस प्लस में रिपल्शन, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव, माइनस और माइनस में भी प्रतिकर्षण, माइनस इंटू माइनस भी प्लस। इसलिए फोर्स का संकेत साइन अगर प्लस है तो वो रिपल्सिव होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण। इसीलिए अगर फोर्स का साइन, तो कितने साल के बाद आ रहा है मेरे क्लास में? किसकी? ओमिक्रॉन हो गया था, तो फिर कोई तबियत ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्लस रिपल्सिव माइनस अट्रैक्टिव, ये याद रखना, लिख दे रहा हूं। फोर्स देखो इतनी छोटी चीजें इंग्लिश में ही लिखेंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। जहां लिखना होगा वहां पे एक्सप्लेन करने वाली बात होगी, वो हिंदी में लिखी जाएगी। ठीक है कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, हिंदी की जरूरत हमको जनरली नहीं पढ़ने वाली, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। ठीक है, फोर्स, अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव आया, ठीक है, क्यों रिपल्सिव? क्योंकि हमारे पास ऐसा प्लस और माइनस सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। आप देखो ग्रेविटेशन में कहीं नेगेटिव नहीं मिलता, ठीक है, मैग्नेटिज्म में कहीं नेगेटिव नहीं मिलता, क्योंकि वह नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, तो प्लस माइनस नहीं दिखता। प्लस माइनस सिर्फ कहां पे दिखता है? इलेक्ट्रिक फोर्स में। ठीक है, इसीलिए हम वहां से उसको उठा रहे हैं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो फोर्स प्रतिकर्षण का, रिपल्सिव, और अगर नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव। इज दैट क्लियर? ठीक, सबसे पहले देखो पहली प्रॉपर्टी जो हम इसमें पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं, अभी से सुन लो, बाद में कोई टूं टां सुनूंगा नहीं, अच्छे सुन लो।
होली कितने तारीख को है? 17 को तेरे को जलाएंगे, होलिका दहन है ना उस दिन। प्रहलाद कहाँ है? इक्कीस तारीख से 12th की क्लास चालू हो रही है रेगुलर मेरा। 22-23 का सेशन, 4 to 5:30 12th की क्लास होगी। तो हमारी क्लास 5:30 से होगी आगे। कोई शक? 6 बजे से। आई डोंट लाइक इट। क्या बोल रही है? तो तुम्हारा फर्जी टीचर ने मेरे हिसाब से कोर्स रखा है। अब उन लोग पढ़ा लिए, पहले बोला था कि आखिरी में मैं पढ़ाऊंगा। छुट्टी बता ही नहीं रहा था मैं, छुट्टी है ही नहीं। पहली प्रॉपर्टी हम प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, नहीं तो क्लास नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। 2 बजे ले देना सर। तो जितना सोच रही ना चेहरे से मेरे को देख के, उतने हैं नहीं हम लोग, समझ गई? मैं मेरे हिसाब से डिसाइड करता हूँ, दूसरों के हिसाब से कभी चलते ही नहीं हम लोग। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वाइज चालू होती है, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, आप साल भर बेवकूफ बन गए हो, अब मेरे हिसाब से चलो, तब तुमको फायदा होगा। आखिरी में अगर हम बैठ के यहाँ पे पूरे कोर्स का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने डाला जाए और बोला जाए बनाओ, और मैं यहाँ ना रहूं, वहीं रहूं आसपास, जिस दिन ये होगा उस दिन मैं घर में एक्सरसाइज नहीं करूंगा, सारी एक्सरसाइज यही हो जाएगी, तब बनेगा। अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक रिवाइज करने टाइम मिला तो मिल गया, और उसी का टेस्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। जब पूरे कोर्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है क्या, ये भी तो देखना जरूरी है। तो ये काम करने के लिए अच्छा है कि पहले हमारा कोर्स सही टाइम पे अच्छे से कंप्लीट हो। चलो देखते हैं अभी। अब देखो, इलास्टिसिटी पढ़ना है, क्या है ये, कैसा नेचर क्या है, इलास्टिसिटी क्यों होती है, उसको समझने के लिए देखो कि मैंने किसी भी, अच्छे से देखना, आपको पता है हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैक्यूम को छोड़ के, ठीक है। तो अब ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, ये एक, अच्छे से देखना, ये 2, क्लियर, और बोला इनके बीच की डिस्टेंस है r। मैं नहीं खींच रहा हूं, साइंटिस्ट ने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ खींचा है, ठीक है, अंतर आणविक बल और उनके बीच की दूरी का ग्राफ खींचा। वो ग्राफ मैं नहीं ला रहा हूं, उन लोगों ने सब खींचा है। हर मटेरियल का ग्राफ ऐसे ही आएगा जैसा हम बनाने जा रहे हैं, अंतर आणविक बल और दूरी का ग्राफ, ग्राफ बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो जनरली उसको यही बोलते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, इसका ग्राफ, ठीक है। बोल गुलू, बोल ग्राफ कैसा आया था? डोडो टाइप आया था, क्या बोल रही है? ये देखो, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे फोर्स। तो अगर वाई एक्सिस पे फोर्स है तो जरा इस लाइन को देखो,
इस लाइन के ऊपर अगर कर्व होता है तो फोर्स का नेचर पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव, और अगर ग्राफ इस लाइन के नीचे बनता है नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव। ठीक है, अब उनको ग्राफ कैसा मिला ये ग्राफ में बता रहा हूं, कोई प्रयास करेगी? बोल तो हाथ से ही बता। एकदम गलत, पठान लाइन थोड़ी है ये, ग्राफ है। गुड बोलो। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल का ये पार्ट कम या ज्यादा हो सकता है, पास या दूर हो सकता है, लेकिन बनेगा ऐसा ही। क्या बता रहा है ग्राफ? ये यहां पे आ गया ग्राफ, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? तेरी ऐसी की तैसी हो गई। ये जीरो लाइन होती है, अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब ये जीरो हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? ये लाइन ऐसे करके छोड़ दिया मतलब ये जीरो हो गया। अभी इस तरफ जाने का मतलब है आर की वैल्यू इंक्रीज होना, तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू जीरो। याद रखना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणुओं और परमाणुओं का आकार एंगस्ट्रॉम के साइज का होता है, 10 to the power -10 मीटर्स। इसलिए उनके बीच में अगर डिस्टेंस मिलीमीटर के बराबर भी हो गई ना तो बहुत बड़ी डिस्टेंस हो जाती है, और उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, दोनों के बीच में फोर्स जीरो हो जाता है। जैसा गैस में होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आपने पढ़ा होगा जनरली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि उन अणुओं के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अब हम उल्टा, हम इधर आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो देखो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ही आप डिस्टेंस कम करोगे, ठीक, पहले फोर्स नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, उनके बीच में पहले अट्रैक्शन, जनरली अट्रैक्शन ही होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सामान्यतः आकर्षण ही होता है, देयर इज अट्रैक्शन ओनली। अगर आप जबरदस्ती उसके बीच की डिस्टेंस को और कम करोगे तो देखो ये एक पॉइंट आपको मिला, यहां से यहां तक कुछ आर की वैल्यू है, आर का कोई ना कोई मान होगा यहां पे, लेकिन फोर्स क्या हो गया? तेरी ऐसी की तैसी हो गया, जीरो हो गया। जीरो फोर्स का मतलब ना तो पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव, ना तो अट्रैक्शन, ना तो रिपल्शन, मतलब न्यूट्रल हो गया। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं आर नॉट, एंड आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य दूरी। इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया यहां पे। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? फोर्स। ठीक है, और दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, अगर वो अपनी नॉर्मल सामान्य पोजीशन में हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? आर नॉट ही है। क्लियर? मतलब ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही रिपेल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इस डिस्टेंस से डिस्टेंस अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होती है तो देखो ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब पॉजिटिव, मतलब रिपल्शन हो गया। और अगर डिस्टेंस इन दोनों से ज्यादा होती है तो ये ग्राफ नीचे आ गया, मतलब अट्रैक्शन। क्लियर? इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। याद रखना, ये जो जितने भी मटेरियल आपको इस रूम में दिख रहे हैं, याद रखना हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं? लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं हम, और वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और वो हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही रहने की कोशिश करते हैं। देख लो पूरी क्लास में, हमको अगर उसके बीच में डिस्टेंस में कार्य करना है तो हमको बाहर से फोर्स लगाना है, और फोर्स लगाओगे तो दो ही काम होगा, या तो आप उसको खींचोगे, मतलब डिस्टेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, और या तो प्रेस करोगे।
डिस्टेंस को डिक्रीज। क्या मटेरियल अंदर से, बाहर से कोई अंदर देखिए, मैं क्लास में रहता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरी जबान हमेशा सही रहे। हाँ, मैं कहा था बाहर अंदर हो। हाँ, डिस्टेंस कम हुई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षी, मतलब बाहरी फोर्स को अपोज किया। और अगर खींचोगे मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्या लग रहा है? अट्रैक्शन, मतलब वो फिर बाहरी फोर्स का अपोज करता। और ये नेचर उसका अंदर से आया, मटेरियल के अंदर से आया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक। प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु बाह्य बल के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती। परिवर्तन मतलब विरूपण, या तो उसकी लंबाई को आप बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो या उसका आकार या आकृति बिगाड़ना चाहो। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस अ चेंज इन इट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। Is that clear? तो याद रखो, यहां पे मैंने एक नाम लिया है, डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? विरूपक बल। ये इंटरनल होगा क्या एक्सटर्नल होगा? है जी, एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि हम डिफॉर्म करने के लिए बाहर से फोर्स लगाएंगे, अंदर से तो वो अपोज करेगा। ठीक है, बाहर से जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स, और अंदर से मॉलिक्यूल्स जो अपोज करेंगे वो इंटरनल। ठीक है, इसी फोर्स को हम रीस्टॉर्टिंग फोर्स बोलते हैं। प्रत्यनयन, कौन सा नयन है? या नहीं है, प्रत्यनयन। थोड़ा अच्छे से राग में बोल। वो कहां गई राग वाली? एक तो आलाप बना दिया था, ये प्रत्यानयन का कैसे बोला था उसका? ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स, और इसके कारण मटेरियल जो अपोज करेगा अंदर से वो कहलाएगा नालायक। कहीं कि अभी तेरे को कौन सा तेरा नयन था? रीस्टॉर्टिंग फोर्स। ये कहा या में आ की मात्रा लगाया रे? मैं बुक में पढ़ी थी, वहां था सर। वाह, इतने सुंदर नयन बल, प्रत्यनयन बल। ठीक है, और ये फोर्स बाहर से है कि अंदर से? इंटरनल। ठीक है, इस इंटरनल फोर्स के कारण एक्सटर्नल फोर्स का जो अपोज करता है मटेरियल, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। बाह्य बल के विरोध के गुण को प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो हर वस्तु तो आपने बोल दिया, दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, मतलब हर मटेरियल के पास कम या ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। किसी के पास ज्यादा होगी, जो ज्यादा अपोज करेगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, और जो कम अपोज करेगा उसकी इलास्टिसिटी कम। कोई शक? वो सुनना ज्यादा है, लिखना कम है। ठीक है, और कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यही तो है, यही डिस्टेंस, सारा खेल मॉलिक्यूल्स का आएगा हर जगह, विस्कोसिटी तक यही चीजें बोलते रहेंगे। ठीक है, अब
इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो बोलना, मैं हिंदी में लिख दूंगा। इलास्टिसिटी, इंटरनल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच an object opposes any deformation due to external force, बाह्य बल के कारण होने वाले किसी भी विरूपण का विरोध करता है। इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है। और अभी बताया कि ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये सारे मटेरियल की सेम नहीं होती, किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो कम, जितने सॉलिड्स हैं, जो ठोस हैं, उनमें आर नॉट बहुत कम होगी, लिक्विड में ज्यादा, और गैसेस में इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इलास्टिसिटी जनरली हम किसकी पढ़ते हैं? सॉलिड। जनरली होती गैस के पास भी है, होती लिक्विड के पास भी है, मगर पढ़ेंगे किसमें हम? जनरली सॉलिड में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, the object which produces more distortion is, हिंदी में लिखूंगा, more elastic। जिस वस्तु का प्रत्यनयन अधिक होता है, वह अधिक प्रत्यास्थ होती है। ठीक है। इसी बेसिस पे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का साइज या शेप बिगड़ गया, एक्सटर्नल फोर्स आपने हटाया और ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ गया, तो इस फोर्स को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है। हर मटेरियल के लिए एक फोर्स ऐसा होगा, जहां तक आप फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट का शेप साइज बिगड़ जाएगा, और हटाओगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है। उस पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। एक बार एक एग्जाम में, किसी एग्जाम में 7-8 साल पहले शायद, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था। तो क्या लिखोगे? 4 से लिखेंगे। क्लियर? और कई लोग को समझ में नहीं आया ये क्या है, तो उस और पहला ही डायमेंशनल फॉर्मूला इलास्टिक कांस्टेंट का दे दिया था। तो प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट इज नॉट इलास्टिसिटी, इट इज दी फोर्स। कौन सा फोर्स? जहां तक वस्तु प्रत्यास्थ बनी रहती है, दी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इलास्टिक। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया और वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई, ऐसी वस्तुओं को अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक, इनइलास्टिक या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक। जैसे मिट्टी, क्ले, देखिए कभी क्ले, हरा, नीला, पीला, लाल, काला, बहुत सारे रंग का मिलता है दुकानों में।
आप उसको जिस शेप में चाहो उस शेप में मोड़ सकते हो। क्या मोड़ने के बाद आपने मान लो हाथी बनाना है, हाथी की सूंड बनाई तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब सूंड बनेगी। वापस फोर्स हटाया तो वापस वो क्ले बन गया, कहीं तुरंत भाग जाए वहां से, क्योंकि वो वापस कौन ला रहा होगा, आई डोंट नो। वापस आती है क्या मिट्टी? नहीं आती। मोम, वैक्स, मोम जब गलती है आप उसको बड़े आराम से किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, क्या वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है? नहीं। ठीक है, मोमबत्ती आपने जलाई, पूरी वैक्स नीचे गिरती है, वापस आप चाहो तो मोमबत्ती बन जाएगी क्या? नहीं बनी। ऐसे ऑब्जेक्ट जो वापस नहीं आ पाते एक्सटर्नल फोर्स हटाने पे वो प्लास्टिक, और जो वापस आ जाते हैं वो इलास्टिक। Two types of objects are there. दो प्रकार की वस्तुएं। फर्स्ट, इलास्टिक, मतलब प्रत्यास्थ। ठीक है, सिर्फ लिख रहा हूं, डेफिनेशन बोल चुका। और दूसरी होती हैं प्लास्टिक या अप्रत्यास्थ। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बोलो। बस रबर बैंड है? तुम्हारी ऐसे की सैसी, ऑल मेटल्स आर इलास्टिक, सभी धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं। पूरा केमिस्ट्री पढ़ रही, पता नहीं क्या कर रही। ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, सोना चांदी लोहा, जितने भी मेटल्स आप पढ़ते हो वो सब इलास्टिक हैं। और आपने अभी जो बोला बड़े प्यार से, रबर। अच्छा, रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक कौन है? कैसे? वाह, हाँ तो क्या पढ़े थे? नीलम, रबर ज्यादा इलास्टिक है कि स्टील है जी? क्यों? निपोर कहीं कि मैं पूछा था तो उल्टा सीधा आंसर दिया था। हाँ भाई, चिलक है, कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर की स्टील? क्या मतलब है? पढ़ना। हीरे, वो तो हीरा ही बोलेगा, क्योंकि स्टील का ऑपोजिशन ज्यादा है, आप आसानी से नहीं खींच सकते, और रबर को तो प्रज्ञा में खींच देगी। ठीक है, स्टील भी खींच लेगी। जिसका ऑपोजिशन ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, जिसका ऑपोजिशन कम वो कम इलास्टिक। ठीक है, और इसलिए इन दोनों के बीच में जो लिमिट आती है, इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। और ये क्या है? बल है। कौन सा फोर्स है? इंटरनल है, क्योंकि विरोध इंटरनल फोर्स से होता है, इलास्टिसिटी इंटरनल आती है। ठीक है, तो याद रखना ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बराबर होते हैं। हमको यदि किसी मटेरियल का रिस्पाउटिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल नापना है तो क्या हम मटेरियल के अंदर घुस जाएंगे? क्या नहीं घुस पाएंगे। तो नापेंगे कैसे? बाहर से। आपने किसी मटेरियल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गया, विरूपित हो गया, और हटाया और वो वापस आ गया, इसका मतलब उसका इंटरनल फोर्स भी कितना था? 10 न्यूटन ही था। अंदर जाके हम नहीं नाप सकते, इसलिए जो वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की होगी
वही वैल्यू इंटरनल फोर्स। किन बॉडीज के लिए? इलास्टिक बॉडीज, क्योंकि प्लास्टिक में तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका कितना है। ठीक है, तो सभी इलास्टिक बॉडीज में जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही इंटरनल, और ऐसा एक मैक्सिमम फोर्स होगा। देखो, आप एक स्टील के वायर को हाथ से खींचो, टूटेगा क्या? नहीं। मगर आप उसी स्टील के वायर को छत से बांध दो, ठीक है, और नीचे सामने को बिठाओ, तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं तार मोटा कर दूंगा। बचपन से आदत है। ठीक है, लेकिन अगर हम लगातार वेट बढ़ाते चले जाएं, तो एक पॉइंट आएगा कि जब स्टील का वायर भी टूट जाए, उसी टूटने के ठीक पहले जितना फोर्स वो सहन कर सक रहा था, उस फोर्स को बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। इज दैट क्लियर? चलो, ये हो गया बेसिक चीजें। इलास्टिसिटी समझ में आ गई। मतलब हम फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्टेंस या तो ज्यादा होगी तो भी विरोध होगा, कम होगी तो भी विरोध। कोई शक? चलो, अब इलास्टिसिटी की तरफ आ रहे हैं। देखो, आज पूरी बेसिक चीजें लिखा जाना चाहिए यहाँ पे। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो इंटरनल फोर्स अपने आप उसमें आ गया कि नहीं आ गया? तो अब पहले दो फिजिकल क्वांटिटीज जो इलास्टिसिटी में जरूरत पड़ती है, देखो, पहली क्वांटिटी, बोल छोटू हिंदी में, तेरी ऐसी की तैसी, प्रतिबल। क्या होता है डेफिनेशन? दाब नहीं, बल बटे क्षेत्र, इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक बल। सुन लो, और लिखना चाहो तो छोटा सा है, लिख लेना सुनने के बाद। इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को बोलते हैं प्रतिबल। हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं। दी इंटरनल रिएक्टिव फोर्स एक तो इलास्टिसिटी 0 है ना? इंटरनल रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैं S से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना बोलो? F/A, ठीक है। और यूनिट क्या गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? शाबाश, ML-1 T-2। बल का ML-T-2 है, एरिया का L² है, ऊपर जाके L-1 है। इज दैट क्लियर? स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। चल बोलो, दोनों टाइप मालूम होना चाहिए ना, मैं ही पढ़ाया तेरे को। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, बोल सेक्टर 1 का स्ट्रेस और सेक्टर 10 का स्ट्रेस। बोल मेला। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो वही तो कौन बोला है? लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस में नहीं आता, उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल, याद रखना।
फॉर्मूला यही है, फोर्स अपॉन एरिया। मैं भी एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कैसे कहां पे लगता है, क्योंकि अभी आपके सामने आगे सिचुएशन आएगी तो हमको पहचानना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का स्ट्रेस लग रहा है। पहला नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड टाइप क्या लिखा देखो, तेरी ऐसे की तैसे लिखा, टेंजेंशियल, क्या लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रही, स्पर्शीय प्रतिबल। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखो, ये देखो, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी वायर में। ठीक है, ये वायर जो है ये कॉपर का वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ा दी गई। जानते हो आप अंदर में कॉपर का वायर होता है। अगर इस वायर को, वायर का शेप कैसा होता है बोलो, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है। अगर आपने इस वायर को यहाँ किसी ऊपर वाले पॉइंट को बांध दिया, मान लो छत की सीलिंग से, ठीक है, और नीचे एक वेट लटकाया, भार, तो याद करो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट, वो वृत्त है। अगर उसमें आप वेट लटकाओगे तो वो वेट उस क्रॉस सेक्शन पे ठीक परपेंडिकुलर लगेगा क्या? इसलिए जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, वो नॉर्मल हो। ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर मेरे को, ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसको ऐंठना है, ट्विस्ट करना है इस वायर में, क्या एक उंगली लगा के होगा? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों उंगली लगाना पड़ेगा और टॉर्क लगाना पड़ेगा, और तब ये ऐंठेगी। तो इस समय जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो टेंजेंशियल, क्योंकि फोर्स आपने अब टेंजेंशियल। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, फोर्स लगाने के तरीके पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। परपेंडिकुलर लगाया फोर्स तो अभिलंब प्रतिबल, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल लगाया फोर्स। इज दैट क्लियर? अब आपने बोला एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज, शेप बिगड़ सकता है, चेंज हो सकता है। इसीलिए उसमें ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, विरूपण आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। इट इज कॉल्ड, बोल फैजान हिंदी में, हिंदी में तो विकृति है, तेरी ऐसी की तैसी, स्ट्रेन। टेंशन लेना नहीं और देना बिल्कुल नहीं। विकृति, स्ट्रेन, क्या होती है स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और ये सब तब होगा जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे। किसी वस्तु की विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। स्ट्रेन, लेट मी डिनोट इट बाय रो। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल हो सकता है ना, और इसका डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। ठीक है, और इसके बेसिस पे 3 टाइप की स्ट्रेन हमारे पास होती है। ठीक है, अब फटाफट उसकी डेफिनेशंस देखो। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन, अब बोलो जो इतने देर से बोल रहे थे, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य विकृति।
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। अबे इसका सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल। इसका मतलब लंबाई सिर्फ वायर की, तार की निकाल सकते हैं, और तार सिर्फ सॉलिड का बनाया जा सकता है। लिक्विड और गैस का वायर हम नहीं बना सकते, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन सिर्फ सॉलिड्स में, लिक्विड और गैस में हमको ये स्ट्रेन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा लाचू, यूनिट बोल तो स्ट्रेन का, मात्रक बोल, ध्यान से देख के बोल। अरे लेंथ बाय लेंथ है, चेंज इन लेंथ करेगी तो भी मीटर आएगा, और नीचे भी मीटर, मीटर बाय मीटर क्या होगा? तो इसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना कोई डायमेंशन। मात्रक विहीन और विमाहीन राशि है विकृति। ठीक है, अब देखो कभी कभी साथ में अगर आपने किसी, जनरली बोलेगा तब लेना है, किसी वायर को आपने खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ना है? प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ जब भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है तो उसके साथ मिली हुई एक और स्ट्रेन शामिल हो सकती है, और वो स्ट्रेन है लैटरल। हिंदी में बोलो, क्या पैशाचिक? ये देखो, पार्श्विक विकृति, एंड इट इज चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, इनिशियल रेडियस, या कभी कभी देखो वो चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, दोनों के टर्म्स में बोला जा सकता है। ठीक है, तब ये अगर किसी, अच्छा ये भी सिर्फ सॉलिड में होगा क्योंकि लंबाई सिर्फ सॉलिड में है, तो रेडियस भी सिर्फ सॉलिड में है ना? तो याद करो, एक जहर भरा कांस्टेंट आता है, पता नहीं क्या सोच के माँ बाप ने नाम रखा है, खैरागढ़ में रहता है, क्या बोली? पॉइजन्स रेशो है ना, इसका हिंदीकरण करके जहर भरा अनुपात नहीं बोलते हैं, हिंदी में भी पॉइजन निष्पत्ति ही बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो ये छोटी को बोले तो ये ऐसा लिख रही है, देख लो अभी भी इसकी कॉपी देख लो, जहर भरा नेता, इतना जहर भरा हुआ है नागिन। ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, and it is the ratio of this, that is delta r upon r, lateral strain upon delta l by l, longitudinal strain। इसका यूनिट बोल तो लाचू, यूनिटलेस, क्योंकि दोनों का कोई यूनिट नहीं है ना। सिग्मा की वैल्यू का रेंज तुम्हारे एग्जाम का पता नहीं क्यों ये फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं डिराइव नहीं करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, वो बीएससी सेकेंड ईयर में जाके डिफाइन होता है कैसे आया। हमको इस साल उसकी वैल्यू याद रखनी है, सिग्मा की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी लेकिन 0.5 से कम। -1 से 0.5 ये थ्योरेटिकल रेंज है। पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये पहला सारा तमाशा इसी में है।
बाकी दोनों तो सीधे सीधे हैं। दूसरी स्ट्रेन बोलो। अनुप्रस्थ, गधे कहीं के वॉल्यूम स्ट्रेन। अनुदैर्घ्य जो हो तो अनुप्रस्थ, एक से एक लोग हैं। आयतन विकृति, ठीक है, तो नाम में ही वॉल्यूम आ गया। तो जब लेंथ था तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखा था आपने, तो यहां पे क्या लिखेंगे? यूनिट क्या आएगा? और तीसरी होती है, बोलो, एरियल। तेरे को क्या कपड़ा धोना है? काम वाली बाई एरियल मांग रही है। ये एक से एक लोग यार। शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, ठीक है। इसको अभी जो बोला था मैंने, वायर को ऐंठना, ये जब आप ऐंठोगे उसको तब वो किसी एंगल पे ट्विस्ट होगा, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई, या चूंकि ये बहुत छोटा होता है, मेटल्स को आप बड़े आसानी से ट्विस्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा फोर्स भी लगाओगे तो भी वो थोड़ा सा ही क्या होता है, ट्विस्ट होता है। क्योंकि फाई छोटा होता है इसलिए फाई, ये एंगल है तो फाई को छोटा है तो इसको आप tan फाई भी लिख सकते हो अपनी सुविधा से। क्वेश्चन में अगर हमारे पास आया अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन, तो हम अपनी मर्जी से tan फाई भी ले सकते हैं या भी ले सकते, ठीक है। अब देख लो ये सब स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दो स्ट्रेस बोले हैं आपने। अगर आपको किसी वायर को खींचना है तो फोर्स परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर आपको किसी का वॉल्यूम चेंज करना है तो भी परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा फोर्स, ठीक है, तब भी नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन एंगल, तीसरी जो स्ट्रेन है वो अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको ट्विस्ट करना है, अभी बताया था, तो आपको टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पर्शीय, और इसीलिए कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम स्ट्रेन, ये दोनों प्रोड्यूस होंगी इसके कारण, ठीक है। और ये वाली स्ट्रेन ये प्रोड्यूस होगी इसके कारण, ठीक है। देखो ये एक से एक नाम वाले साइंटिस्ट इस, अब देखो दो स्ट्रेस तीन स्ट्रेन बता दिया। तो एक साइंटिस्ट आए जो जिंदगी भर दीवार में टंगे रहे, हेट हुक्स लॉ। अब क्या सोच के उसका नाम हुक्स लॉ। क्या है हुक्स लॉ? पहला ही स्टेटमेंट होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। यामू आवाज आ रही है? यस सर। within elastic limit। और क्या बोला, याद करो सीधा, स्प्रिंग इज ऑल्सो एन इलास्टिक बॉडी। स्प्रिंग आपने कई बार पढ़ा, स्प्रिंग पे छोटा फोर्स लगाओगे तो वो कम स्ट्रेच होगी और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। इसका मतलब जितना बाहर से फोर्स उतनी बड़ी उसमें डिफॉर्मेशन। उसको स्पेसिफिक वर्ड में, फोर्स आपके पास स्ट्रेस में आ रहा था और डिफॉर्मेशन, विरूपण आपका विकृति में, स्ट्रेन में आ रहा था, तो उसने बोला विद इन इलास्टिक लिमिट
स्ट्रेस, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वही, अब देखो इलास्टिसिटी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, भौतिक निरूपण, कहां से इलास्टिसिटी हमको फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में मिलेगी, वो इसको हटाएंगे तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और अगर आपको याद होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स आर ऑलवेज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। वो एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ ये सब पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मटेरियल पे। स्टील और सोना, इन दोनों का इलास्टिसिटी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो स्टील में ज्यादा और सोने में कम। इज दैट क्लियर? सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? गुड बोलो। शट अप। स्ट्रेस जैसे इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू ई, इंटू स्ट्रेन। इसका मतलब याद करो, ई है प्रत्यास्थता गुणांक, कोएफिशिएंट, मॉड्यूलस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? तो ई का फॉर्मूला क्या गिरा अपने पास? इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। और चूंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का है। और क्या बताया था स्ट्रेस का यूनिट? न्यूटन। इज दैट क्लियर? अब देख लो, आपने 2 टाइप की स्ट्रेस और 3 टाइप की स्ट्रेन पढ़ी है, इसलिए हमारे पास 3 टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला एच वाला है, ऐसे साइंटिस्ट जो जिंदगी भर डोकरे नहीं हुए, बड़ा पहचानती है। हिंदी में भी यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं ना, से जवान मॉड्यूलस नहीं लिख देते, यंग्स मॉड्यूलस। और उसका जो पहला डिजिट है उसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले वर्ड्स में उसका डेफिनेशन लिखना, पूरी नहीं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोला है, कौन से स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेन? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, नालायक गुलू, अरे यार बाद में फोन कर बोला, कुछ भी किए जा रही, मेरी क्लास में सब हो रहा है। अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे? अरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो होता ही नहीं है, कौन लिखवाया मेरे से? नालायक छोटी। नॉर्मल स्ट्रेस है भाई। अभिलंब प्रतिबल बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, देखो अच्छे से, इसी पे सारा क्वेश्चन है, पर मतलब अगली क्लास जब भी आएगी सिर्फ न्यूमेरिकल वहां पे बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? F/A। ठीक है, हाँ, अपॉन
डेल्टा एल अपॉन, इज दैट क्लियर? अगर इसको अगर अपन जमाएं तो ये एल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हर, तो इसलिए एफ इंटू एल और अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है। अब अभी आपको बोला था जनरली ये क्वेश्चन हमको वायर्स के साथ दिया जाना है, वायर या चैन ऐसा बोलेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स जनरली वेट के फॉर्म में होता है, भार के रूप में। तो वेट नहीं बोल रहा हूं, वेट mg हो जाएगा। ठीक है। और a मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, और किसी भी वायर का शेप सर्कुलर होता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। ठीक है। तो देखो ये भी लिख लो, यदि किसी तार से कोई भार लटकाया गया, कविता है देखो, इफ a weight is suspended on a wire, then Young's modulus of that wire will be given by, फोर्स को क्या हम mg लिखेंगे, लेंथ इज l, और अपॉन पाई r स्क्वायर डेल, यस डेल्टा एल। इज दैट क्लियर? यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस सिर्फ सॉलिड्स में मिलेगी। ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है। दूसरा सेकंड, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस। इसको K से डिफाइन करते हैं। बल्क मॉड्यूलस हिंदी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। You can also say it is volume coefficient of elasticity. ठीक है। Then K is defined, फिर से पहले ये वाला फॉर्मूला क्या बोलेंगे अपन, K is equal to, फिर से नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक, जरा बोलो तो, अभिलंब प्रतिबल F बाई A अपॉन डेल्टा V बाई V। ठीक है। अब जरा देखो, ये सिंपल जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान से देखना। ये एक सॉलिड है कि नहीं, ये ऐसे रखा। ठीक है। अब इसको, ये 3 डायमेंशनल है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर रहा है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सोच लो मेरे हाथ का फोर्स है, थोड़ा भी कुछ हुआ क्या इसमें? हैं? कुछ नहीं। तो अपने घर से लाना, फिर दिखाऊंगा कि टूटता कैसे। मैं अपने को तोड़ूंगा बेचारा प्यार। ठीक है। ये नहीं दबा। अगर हम एक ग्लास में पूरा पानी भर दें और उसको बोले पूरे पानी को दबाओ, दबा लेंगे क्या? पानी नहीं दबा पाएगी। लानत है तेरे को। पानी दबाने बोल रहा हूं, ग्लास को दबाने नहीं बोल रहा हूं। क्या हम पानी को प्रेस कर पाएंगे? ग्लास में रखा है, पानी सबसे आसान लिक्विड है, तो नहीं दबा पा रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि वॉल्यूम में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होगा सॉलिड में और लिक्विड में। लेकिन
अगर आपने एक कंटेनर में गैस ली, उसमें एक पिस्टन लगाया, तो उसको तो छोटी जैसे लोग भी पिस्टन को आराम से नीचे दबा लेंगे, जबकि अंदर में गैस है, वो भी वॉल्यूम घेर रही है, लेकिन बड़े आराम से हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते। इसलिए बल्क मॉडुलस मिलेगा तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, मगर ज्यादा इफेक्टिव किसमें होगा? गैस में, क्योंकि गैस में ही प्रेशर के साथ वॉल्यूम का चेंज बहुत ज्यादा। पूरी थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके, कितने वेराइटी ऑफ चेंजेस हमने वहां पे पढ़े। इज दैट क्लियर? इसीलिए अगर आपको याद होगा तो फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी बोलते हैं। इसलिए बल्क मॉडुलस वाले केस में कई बार वो F/A देने के बदले सीधा क्या बोल देते हैं? P और अपॉन डेल्टा V/V। ये वो प्रेशर है जो वॉल्यूम V में कितना चेंज कर रहा है? डेल्टा V। ये अप्लाइड प्रेशर है, लगाया गया दाब, जो किसी वॉल्यूम V में कितना चेंज कर रहा है? डेल्टा V। इज दैट क्लियर? तो यहां पे भी अपन लिख सकते हैं जनरली इफेक्टिव इन गैसेस, लेकिन होता तीनों में है, सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, गैसेस में। इज दैट क्लियर? तीसरा इलास्टिक कांस्टेंट बोल रहे हैं मॉड्यूलस। शाबाश। दृढ़ता गुणांक। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, and it is denoted by n नहीं, n की सूंड बना ईटा, इट इज ईटा खपरा। ईटा इज इक्वल टू, पहले ये वाला फॉर्मूला बोलो और देख लो, दो में नॉर्मल स्ट्रेस आया तो इसमें कौन सा आएगा? टेंजेंशियल, स्पर्शीय प्रतिबल। टेंजेंशियल स्ट्रेस नालायक बोलूं अपॉन कौन से स्ट्रेन? शेयरिंग। शेयरिंग स्ट्रेन लिखेंगे कैसे? स्ट्रेस प्रतिबल। अबे स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला F/A, और शेयरिंग स्ट्रेन अभी बोला था फाई। ठीक है, ये तीन आपके पास फॉर्मूले हैं। सिंपली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन में हमको पहचानना है, वो क्लियर कट दिखा रहेगा कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्वेश्चन आपको बता देगा। सॉलिड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जनरली तो यंग्स मॉडुलस आएगा या ईटा आएगा, क्योंकि किसी गैस में हम कैसे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे भाई? लिक्विड में लगा सकते हैं क्या? नहीं। किसमें लगा सकते हैं? सॉलिड। तो जब सॉलिड के क्वेश्चन बनेंगे तो उनमें ये रिलेशन आएगा, या तो y का या तो ईटा का। और गैसेस या लिक्विड का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जनरली बल्क मॉडुलस का यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, y आ गया, k आ गया, ईटा आ गया, और अभी आपने एक जहर भरा कांस्टेंट भी पढ़ा था, पॉइजन। ये चारों का आपस में रिलेशन मालूम है क्या? मेरे को भी नहीं मालूम है, मतलब याद नहीं है। एग्जाम में कभी कभी, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है ना, अगर वो डिराइव हुआ रहता तो हमको दिमाग में बैठा रहता। डिराइव करना है BSc सेकेंड ईयर, मतलब ग्रेजुएशन क्लासेस में वो डिराइव होता है। यहाँ सिर्फ रिलेशन लिखा है तो हमको भी याद करना पड़ेगा, रिलेशन अमंग y, k, ईटा एंड सिग्मा।
अभी गेवेश रहता क्लास में, फट से बता दिया रहता। कहाँ पढ़े हो जो बताओ। गेवेश बताएगा, गेवेश। नहीं है ना। वाई के ईटा खपरा एंड सिग्मा। याद तो हमहू को नहीं है, इधर देखे कहीं लिखा था क्या रे? नालायक टोटो, अरे मैं लिखा था यार, कुठे गेले रे? अरे यार पावर पॉइंट, चलो किर यार, यहाँ भी नहीं है। एक और पावर पॉइंट होना चाहिए, ये तुम लोग को दे दिया जाएगा। चुप। अरे मैं लिखा था यार, बाबा है, चिंता मत करो, मेरे पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, जस्ट सर्च करने दो। फंड क्या मतलब है यार? ये है, चलो वाह, काहे नहीं आया? ये रिलेशंस हैं, चलो लिखो, गुड बोलो। हैं? मतलब किसी भी तीन का रिलेशन होगा, चारों का एक साथ नहीं आएगा। पहला रिलेशन y k और सिग्मा का है, मैं तुमको दे रहा हूं ना काम, ये तीनों लिखो तो पहले। y इज इक्वल टू 3k टाइम्स 1 माइनस 2 सिग्मा। सेकेंड रिलेशन में k नहीं है, ईटा आ गया, ठीक है? तो क्या आ गया भाई? y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इन दोनों में से सिग्मा को हटाया तो y ईटा और k में रिलेशन आ गया, देखो, ठीक है? हाँ तो बोलो Yes, sir. क्या रिलेशन है, ये पूछा है एग्जाम में तुम्हारे। 3 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई ईटा प्लस 1 बाई 3k, ठीक? आपको लिख लिया? Yes, sir. अरे वाह, तो फिर इन दोनों में से y को हटाओ और k ईटा और सिग्मा में रिलेशन निकाल के दिखाओ अभी के अभी। आ गया है जी? सिग्मा आ गया,
इसने वाई की पदों में बोला। हाँ जी, K minus sigma is equal to 2 चलो देखो, अरे सिग्मा की वैल्यू लिखना है आपने को, वाई को हटाना है। जब सिग्मा हटाया तो ये रिलेशन आया, अभी तो वाई हटाएंगे तो के ईटा और सिग्मा में रिलेशन आएगा। ठीक है, तो कैसे, दोनों तरफ वाई की वैल्यू बराबर करेंगे तो क्या ये 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा, हाँ 1 प्लस सिग्मा हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैन आई राइट इट इज 3k अपॉन 2 ईटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा अपॉन 1 माइनस 2 सिग्मा। पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कंपोनेंट और डिविडेंड से बन जाता, लेकिन अबे 6k माइनस 2 ईटा रहेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा उसमें, तू बाहर निकल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस ठीक है, सिग्मा वाले पदों को एक तरफ और बिना सिग्मा वाले की दूसरे तरफ, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया। सो इज इट 3k माइनस 2 ईटा आणि दैट विल बी इक्वल टू, इधर आके प्लस हो गया, हाँ, और प्लस 2 ईटा सिग्मा। ठीक, दोनों में सिग्मा कॉमन आ जाएगा, यही रिलेशन मैं मांग रहा था। यामू, यस सर, क्या कर, सॉल्व कर रही हूँ सर आपके साथ। सिक्स के प्लस 2 ईटा, ठीक है, वही बोला था इसने अभी। सो सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k और प्लस 2 ईटा। कारण ये है कि आपको एग्जाम में किसी भी 2 की वैल्यू देके बाकी 2 की वैल्यू पूछी जा सकती। तो आपको ये सिर्फ 2 रिलेशन अगर याद है तो क्या किया है ये भी देख लो। पहले में सिग्मा को हटाया तो y, ईटा और k तीनों इलास्टिक कांस्टेंट का आपस में रिलेशन, ठीक, और सिग्मा की वैल्यू तो देखो सिग्मा में k और ईटा आ रहे। इज दैट क्लियर? देखो ये रिलेशंस हैं, ये आपका बेसिक पार्ट है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल इसमें करना है, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्योर न्यूमेरिकल। फटाफट कौन से न्यूमेरिकल हमको करने हैं, हो सकता है मैं आपके ग्रुप में पहले से डाल दूं, नहीं होगा तो यहाँ पे भी अपन करेंगे, उसके बाद डाल दें, ठीक है। गुड डे, गुड नाइट एवरीबॉडी।